2024 लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा असर डाल देगा। ये झटका लोगों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने दिया है, जब उन्होंने यूनियन द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या था, पूरे पॉलिटिकल गलियारों में हल्ला मच गया। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा दिक्कत में और कोई नहीं बल्कि बीजेपी दिख रही है, जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पेश की थी। अपोजिशन ने एक बार फिर से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बहाने यूनियन के खिलाफ उंगली उठाई है और मामला और बिगड़ गया जब जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच में मौजूद थे, ने डेटा के थ्रू ये शो किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बाद से सबसे ज्यादा फायदा रूलिंग पार्टी को हुआ है एंड स्टेटेड इट इज क्लियर दैट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू बॉन्ड्स वेंट टू रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जस्टिस खन्ना द्वारा डेटा ने शो किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत से अब तक 16,000 करोड़ रुपए जनरेट हो चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 57% सिर्फ बीजेपी को गए हैं, जो कि अराउंड ₹6565 करोड़ है और बाकी सारी पार्टीज की टोटल से कई ज्यादा है। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा भी बीजेपी को कॉर्पोरेट डोनेशन से 2016 से 22 तक में ₹3,299 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये इसलिए भी इतना शॉकिंग है क्योंकि लिस्ट में जो पार्टी सेकंड आती है यानी कि कांग्रेस, उन्हें सिर्फ ₹406 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड जजमेंट के दौरान तब आया जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले सुनाने पर ये पता चला कि अपोजिशन और लॉयर्स के अलावा भी आरबीआई और ईसीआई दोनों ने यूनियन की स्कीम के खिलाफ शुरुआत में इसका विरोध किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनियन के अमेंडमेंट्स को मान लिया था, जिसकी वजह से उन्हें वापस से यूनियन के साथ बैकलैश का सामना करना पड़ा है जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो जहां अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम, सीनियर एडवोकेट सच एस कपिल सिब्बल, शदान फरासत, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और भी लोगों की बैकलैश यूनियन को मिल रही है, तो ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार यूनियन ने ऐसा क्या किया है जिससे उन्हें इतनी फटकार सबसे मिल रही है। इन्हीं सब के बीच आपको ये भी बताना जरूरी है कि जहां यूनियन को इतनी लोगों की बैकलैश मिल रही है, वहीं बीजेपी ने स्टैंड लेते हुए कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से दुखी नहीं है बल्कि इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका हमेशा से एक ही एम था और वो था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ब्लैक मनी कम करने का। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है तो वे एक बेटर सिस्टम लेकर मौजूद होंगे। अपोजिशन को फटकारते हुए रविशंकर ने ये भी कहा है कि बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से जीतते नहीं आ रही है और वे ये बात इस साल के लोकसभा इलेक्शंस जीतकर साबित कर देंगे। हालांकि ये सब बोलने के बावजूद भी हियरिंग के दौरान यूनियन द्वारा उठाया गया एक पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस मामले में जुडिशियल रिस्ट्रेंट बनाने को बोला था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मामला इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि इट इज अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट कोर्ट्स मस्ट अडॉप्ट अ लेस स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हाइल एजुकेटिंग चैलेंजेस टू लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन व्हिच रिलेट टू इकोनॉमिक पॉलिसी एज कंपेयर्ड टू लॉज रिलेटिंग टू सिविल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच और द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इस पॉइंट से ना ही सीजीआई ने अग्री किया था और ना ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने अपने सबमिशंस में कहा था कि ये मामला इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ा है और ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी से कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जुडिशियल रिस्ट्रेंट बनाए। तो चलिए मामले की शुरुआत आरबीआई और ईसीआई के विरोध से शुरू करते हैं। जब 2017 में यूनियन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का प्रस्ताव रखा था, तो इस प्रपोजल को आरबीआई ने 3 पॉइंट्स की वजह से ऑब्जेक्ट किया था। पहला पॉइंट जो आरबीआई ने रेज किया वो ये था कि किसी और बैंक को एसबीआई को बेयरर इंस्ट्रूमेंट इशू करने का हक देना आरबीआई की सोल अथॉरिटी के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा, बिकॉज आरबीआई सोल अथॉरिटी इज फॉर इशूइंग बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग करेंसी। और ऐसे में शायद एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स करेंसी नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट आरबीआई ने रेज किया वो ये था कि भले जो लोग इस बॉन्ड को परचेज करेंगे उनकी आइडेंटिटी पहचान में आ जाएगी, हालांकि द आइडेंटिटीज ऑफ द इंटरवीनिंग पर्सन्स एंटिटीज विल नॉट बी नोन, और जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रिंसिपल्स को हार्म करेगा। और जो आखिरी पॉइंट आरबीआई ने उठाया वो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चेक डिमांड ड्राफ्ट या एक्सेट्रा से भी लाया जा सकता है और इसके लिए कोई न्यू बेयरर बॉन्ड
बॉन्ड लाने की कोई नीड नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आरबीआई के इन ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि आरबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मेन फंक्शन को समझ ही नहीं पाई है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्शंस की, और अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्शंस की। आपको बता दें कि यूनियन के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए 3 स्पेसिफिक एक्ट्स में चेंजेस किए गए थे, और इन सारे चेंजेस को ईसीआई ने टारगेट किया था, ये कहते हुए दैट इट विल हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखे अपने लेटर में ईसीआई ने ये भी नोट किया कि पॉलिटिकल फंडिंग का मामला ट्रांसपेरेंट करने के अलावा पूरा उल्टा किया गया है। अब चलिए विस्तार में उन एक्ट्स की बात करते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं और क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया है। तो मामले की शुरुआत करते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से। इसके सेक्शन 29C को यूनियन द्वारा अमेंड किया गया था। सेक्शन 29C ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट डिटेलिंग द डोनेशन रिसीव्ड बाय देम इन अ financial year. Parties are required to declare all contributions higher than ₹20,000 in this report and specify whether they were received from individual persons or from companies. और इसी में अमेंडमेंट करते हुए यूनियन ने एक एक्सेप्शन इस सेक्शन में जोड़ दिया था। It said that the requirement to declare all donations in excess of ₹20,000 would not apply to donations received through electoral bonds. और इसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये ऑब्जर्व करते हुए कि अमेंडमेंट के पहले का सेक्शन जो 20,000 रुपए के ऊपर की डोनेशन को डिक्लेयर करने को बोलता था सही था, क्योंकि ये वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डोनर की प्राइवेसी राइट को भी बैलेंस करता था। इसलिए भी क्योंकि 20,000 के अमाउंट के नीचे पॉलिटिकल डिसीजंस इजीली इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते क्योंकि ये अमाउंट कम है। अब बात करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013 में किए गए चेंजेस की। यूनियन ने सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट में बहुत ही चेंजेस किए हैं, विच डिटेल्स द प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस अ कंपनी मस्ट अबाइड बाय व्हेन गिविंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। अमेंडमेंट के पहले तक सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 placed a cap on the amount of money a company could donate in a single financial year, limiting it to 7.5% of the company's average net profits during the previous 3 financial years. और वही सेक्शन 182 सबसेक्शन 3 required a company to disclose any amount contributed to any political party along with the particulars of the amount donated and the name of the receiving party. आपको बता दें कि यूनियन ने इस सेक्शन में से कैप ही हटा दिया है, यानी कि कंपनीज चाहे तो कितने भी पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड के रूप में दे सकती थी। Also, only the total amount contributed had to be disclosed, and the company would no longer be required to declare which political party it had sent a donation to, not the specific amount. और इसी पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, permitting unlimited corporate contributions authorizes unrestrained influence of companies in the electoral process. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी हेल्ड किया कि ये राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी हैम्पर करता है। अब बात करते हैं आखिरी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जिसमें यूनियन ने सेक्शन 13 के साथ छेड़छाड़ किया था। सेक्शन 13A सबसेक्शन B of the Income Tax Act says that a political party shall not include voluntary contributions as part of its total income, but it is required to maintain a record of all contributions received that are above ₹20,000. This record must include the name and address of the person who has made the donation. और इसी में चेंजेस करते हुए यूनियन ने एक फ्रेज ऐड कर दिया, other than contribution by way of electoral bond. इसका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किए गए इनकम की एक पॉलिटिकल पार्टी डिटेल्स नहीं रखेगा। Also, a new section 13A subsection D was added, which required that all donations exceeding ₹2,000 must be given through certain methods, which included electoral bonds. और इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया है and held that exempting political parties from maintaining a record of donations received through electoral bonds would violate the right to information of voters under Article 19(1)(a) of the Constitution. अब जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने से सख्त मना कर दिया है, और जिसके साथ ही ये ऑर्डर्स भी पास किए गए हैं कि SBI सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन ECI को पास करे, जो बाद में उन्हें अपने वेबसाइट पर 13 मार्च तक अपलोड करेंगे। तो सारी निगाहें एक बार वापस से बीजेपी पर आ टिकी है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले हैं, और इस बात का जल्दी ही खुलासा हो जाएगा। इन्हीं सब के बीच में बीजेपी को कितनी ही जगहों से बैकलैश मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी MP प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को फटकारते हुए कहा है, दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द बीजेपी। द गवर्नमेंट हैज बीन कॉट इन द एक्ट ऑफ रॉबरी एंड पंपिंग मनी इन द शील्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। और वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी द्वारा लाए गए स्कीम को टारगेट करते हुए कहा है कि ये पूरा स्कीम ही एक स्कैम है। द स्कीम इटसेल्फ इज अ स्कैम। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक इट डाउन। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रीजनेबलनेस, इट इज अ स्कैम विदाउट अ डाउट। अब बस करोड़ों सिटीजन्स की नजर ECI के वेबसाइट पर ही थमी हुई है कि कब ये पता चलेगा कि किसने किसको कितने पैसे दिए हैं और क्या उसकी वजह से आए दिन पॉलिसीज में कोई इन्फ्लुएंस देखने को मिला है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।